नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना सैंपल पेपर। तो हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट किया था अपने 2022 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसे अपने फर्स्ट यानी कि जो हमारा पहला जो प्रश्न था उसको हमने यहाँ पर पढ़ा। और जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना पहला प्रश्न यानी कि जो हमारा अपठित गद्यांश है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो हमारे अपठित गद्यांश में सबसे पहले हमने पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो आपने देखा कि 15 नंबर का आपका ये अपठित गद्यांश है। तो आपको इसको कितने ध्यान से पढ़ना है, कितने अच्छे से समझना है, ये आपको पता है। लास्ट सेशन में हमने सारी चीजें डिस्कस की। और देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पेपर दिया गया है आपको उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना होता है। और देखिए, ये पेपर सॉल्व करने का यहाँ पर रीजन है कि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बताया जाए कि कितने टाइम में आप अपने इस प्रश्न पत्र को और किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये दिए गए जो 2 निर्देश हैं उनको आपने पढ़ना है। ठीक है, तो निर्देशों में बहुत सारी ज्यादा चीजें नहीं है, केवल ये बताया गया है कि आपको दोनों खंड करने हैं और दोनों खंडों के उत्तर आपने यथासंभव यानी कि जितना भी हो सके उतना आपने उन्हें क्रमवार लिखना है। क्रम यानी कि 1 2 3 4 5 के क्रम में। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया था। और यहाँ पर इससे दिए गए जो 5 प्रश्न थे ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इन्हें जरा नोट कर लीजिए और घर पर जाकर इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक था इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न था कि लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, कुछ बच्चे जो लास्ट सेशन में क्लास में नहीं थे उन बच्चों के लिए यहाँ पर बता दूं कि ये एक बहुत ही इजी सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको यहाँ पर अब आप ध्यान देंगे कि जो आपको अपठित गद्यांश में यहाँ पर टॉपिक दिया जाता है ये इस तरह का टॉपिक होता है कि इससे आपका जो आपके अंदर जो कितना आप ज्ञान है। ठीक है, हर बार ये नहीं कि आपने जो बुक से रट लिया और बुक से पढ़ लिया आप उसका उत्तर दें, आप उसको पढ़कर आए घर से। ये आपकी खुद की कितनी नॉलेज है, आप कितना ज्यादा आपको समझ है चीजों की, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के बारे में बताया गया है कि यही कंडीशन हमारी व्यवहार कुशलता के बारे में परिचय कराती है। यही कंडीशन हम बताती है कि हम कितने ज्यादा व्यवहार कुशल हैं और यही व्यवहार कुशलता हमें लोगों में लोकप्रिय बनाती है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो, शोकग्रस्त हो तभी उन्हें हमारी सहानुभूति या सहायता की या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। और उस समय क्योंकि उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उस समय यदि आप उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का एक तरह से मोह हमें रोकना चाहिए। हमें उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान पा जाते हैं। और बताया था कि अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना एक अच्छे संस्कार के लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। जो लोग हमारी ओर आकर्षित लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, हाँ, इसमें कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है वो हृदय से निकलती है और वो हृदय को बांध भी सकती है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी या संतुष्ट क्यों नहीं दिखाई दे, क्योंकि भीतर से वह भी हमेशा हमारी और आपकी तरह क्या होता है, प्रोत्साहन का, स्नेह का, प्रशंसा का भूखा होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि नहीं ये सब कुछ सहन कर जाता है, तो वो भी अंदर से एक इंसान है और उसको भी प्रोत्साहन की, प्रशंसा की, स्नेह की एक तरह से आशंका होती है, जरूरत होती है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाते हैं। यानी कि आप उसको एक तरह से प्रूव कर दे, प्रमाणित कर दे कि हाँ मैं आपका खास हूं, मैं आपका सगा हूं,
तो फिर आप उसके हृदय के निकट पहुंच जाते हैं, यानी कि फिर वो आपको सच्चा मित्र मानने लगता है। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक से समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। और इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खुलने की कुंजी हाथ लगती है, और इससे हमारी सुख और शांति बढ़ती है। तो अलग, क्योंकि ये व्यवहार कुशलता केवल दूसरों को फायदा नहीं देती, बल्कि स्वयं हमें भी आत्मीय शांति देती है। एक तरह से हमें अंदर से अच्छा लगता है, हमें एक सेटिस्फिकेशन होता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है, या हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ने पर किसी की सहायता कर रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर कहा था कि लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा आपने रटना नहीं है, आपने केवल और केवल यहाँ पर देखना है कि कब, जब कोई व्यक्ति त्रस्त हो, पराजित हो, या जब कोई व्यक्ति त्रस्त हो, पराजित हो और शोकग्रस्त हो, यानी कि दुख से पीड़ित हो। देखिए, आपको प्रॉपर, आपको नकल करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में उत्तर लिखेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है, ठीक है। टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो 3 नंबर का आपका एक प्रश्न है। तो जितना अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जब लोग किसी तरह से त्रस्त हो, या किसी चीज में उनको हार एक तरह से मिली हो, या कहीं से वो शोकग्रस्त हो, यानी कि दुख से पीड़ित हो, तो उस समय व्यक्ति को, और देखिए, व्यक्ति को हमारी सहानुभूति, हमारी सहायता या हमारे प्रोत्साहन की जरूरत होती है। क्योंकि इस समय पर व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है लड़खड़ा जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक तरह से शोक से ग्रस्त है, दुख से ग्रस्त है, तो उस टाइम पे व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल लड़खड़ा जाता है। अगर पराजित होता है, कहीं से उसको हार मिलती है, कहीं से उसको यानी कि किसी भी चीज में वो अगर हार जाता है, देखिए कई बार होता है, आपके मित्रों के भी कई बार जो है कम नंबर आते हैं, ठीक है। आपके मित्र के कई बार वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसके कम नंबर आ जाते हैं, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत आपकी है और उसकी मेहनत उसकी है, ठीक है। अगर आप अच्छा करेंगे, केवल ये जो नंबर होते हैं ये आपके काम नहीं आते जीवन में। सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, किस तरह का आपका व्यवहार है, ठीक है। तो किसी भी कक्षा में कमजोर व्यक्ति की, जो कमजोर बच्चा है, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, जबकि उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए कि हाँ, चल तूने इतना किया है, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, मैं तुझे इस चैप्टर को ऐसे समझाऊंगा, तुझे समझ नहीं आ रहा है, चल मैं तुझे अपने तरीके से समझाऊंगा, और जितना तुझे समझ में आता है एटलीस्ट तू इतना लिख लेना, तो तू पास हो जाएगा या तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से उसकी हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं या उसको बता रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान कम नहीं हो रहा है, बल्कि आपका तो ज्ञान बढ़ रहा है। और दूसरा, आप उसके दिल में अपने लिए हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। वो जीवन भर आपको याद करेगा कि हाँ, जब मैं 12th क्लास में था, जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं 11th में था, तो मुझे ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और कई बार मेरे इस कारण क्लास में डांट भी पड़ी थी, और मेरे एग्जाम में नंबर भी कम आए थे, लेकिन मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, मुझे अपने तरीके से पढ़ना सिखाया और इस तरीके से लिखना सिखाया, और जिसकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ, या क्लास में मैं टीचर्स की डांट खाने से बच गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ से आपको सीखना है, क्योंकि अभी जीवन में आपने बहुत सारे काम करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखेंगे, केवल 3 नंबर का आपने लिखना है, लेकिन सटीक और सही उत्तर देंगे तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप देख। अगला है, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि कोई भी इंसान, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हमें कभी भी जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें उसमें दिखावा या बनावटीपन या ऊपरी शिष्टाचार केवल नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें हमेशा कोई भी किसी भी की भी हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, किसी की सहायता करनी है, किसी के लिए कोई काम करना है, तो हमें हमेशा सच्चे दिल से उसका काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक तरह से ये सारी चीजें, यानी कि जब आपकी अंदर
जो सच्चे दिल से आपका हेल्प, जो सहायता होती है, अगर वो आप सच्चे दिल से करते हैं तो ये क्या करती है, हृदयों को बांध लेती है। यानी कि जो आप जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो हमेशा आपको अपना मानेगा, वो हमेशा आपके द्वारा किए गए आपकी मदद का, आपकी सहायता की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा और हमेशा उसके बारे में सोचेगा, और यानी कि वो आपका क्लोज फ्रेंड बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से किस चीज की जरूरत होती है। देखिए, इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि कई बार जो होते हैं हमारे बड़े, जो होते हैं हमारे मम्मी, हमारे पापा, या हमारे दादा दादी, या हमारे जो और भी जो हमारे मित्र होते होंगे जो हमसे बड़े हैं, तो हमें लगता है कि ये काफी ज्यादा हमेशा जो है कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमेशा ये आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं, हम बहुत जल्दी उनको हर्ट कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार इसको तो इसको, जैसे कई बार होता है ना, हम जानबूझ के टीचर्स को भी हमें लगता है कि इनको तो बहुत ज्यादा आता है, ये टीचर्स हैं हमारे, और हम इनको परेशान करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, और उनको भी अगर आप उनकी प्रशंसा करते हैं, आप उनको मोटिवेशन देते हैं, आप उनको प्रेम देते हैं, तो फिर वो भी क्या करते हैं, वो भी खुश होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई ऊपर से कोई भी बड़ा आदमी जो कि हमें आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट दिखाई देता है, तो क्योंकि वो भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान है, एक मनुष्य है, और वो भी आपकी और हमारी तरह जीवन की हर परिस्थितियों से गुजरकर ऊपर गया है, तो इसीलिए उसे भी हर तरह की प्रशंसा, प्रोत्साहन और स्नेह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरा, ये आप उसको कैसे उसको दे सकते हैं, यानी कि कैसे आप उसके इन सब चीजों के लायक बन सकते हैं कि कोई भी टीचर आपसे प्रेरणा ले, आपसे या आपका बड़ा कोई आपसे प्रेरणा ले, कोई आपसे प्रोत्साहन ले, कोई आप को स्नेह करे, या आप एक तरह से, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रामाणिकता पूर्वक उसे ले सकें, यानी कि आप उसके लायक बन सकें। ठीक है, आप बने कि आप उसके लायक बन सके, आप उतना काम करें, आप ऐसा काम करें कि आप उनकी नजरों में प्रमाणिक बने। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा, इजी सा हमारा प्रश्न था। अगला है, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो व्यवहार कुशलता के लक्षण हमने यहाँ पर बताए थे कि जो भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी की भावनाओं को ठीक से समझना। देखिए, व्यवहार कुशल किसे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा, इसका व्यवहार अच्छा है, ये व्यवहार कुशल है। तो वो व्यक्ति व्यवहार कुशल है जो दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, कि किस टाइम पे किसी को दुख है तो उसकी दुख को समझना कि हाँ, किस रीजन से उसको दुख है, किस कारण से वो दुखी है, ना कि उसको उसके दुख में और परेशान करना, या कभी किसी तरह की एक तरह से उसकी जो भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग्स की कद्र करना। यानी कि अगर कहीं पे किसी को कोई दुख है, कोई खुशी है, कोई परेशानी है, तो आप उसकी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसके साथ सच्चाई का व्यवहार कर रहे हैं, अच्छाई का व्यवहार कर रहे हैं, स्नेह के साथ उससे बात कर रहे हैं, तो यही है आपकी व्यवहार कुशलता। यानी कि यही प्रमाण है आपकी व्यवहार कुशलता का कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। यानी कि कभी उससे कोई गलती भी हो गई, कभी उसने कुछ मिस्टेक भी कर दी, तो आप समझते हैं कि क्यों इसने गलती की होगी, किस रीजन से इससे गलती हुई होगी। तो इस तरह की चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तभी आप क्या कहलाएंगे, व्यवहार कुशल कहलाएंगे। तो ये हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर सारे के सारे, यानी कि चारों के चारों प्रश्न हमने कर लिए। अब देखिए, पांचवा जो प्रश्न है वो है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं कि व्यवहार कुशलता के लाभ, या व्यवहार कुशलता। आप इसको इस तरह का एक अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी, तो आपने करी होंगी, जिन बच्चों ने अच्छे से यहाँ पर नोट किया होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक गद्यांश हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निबंध।
ठीक है, तो निबंध यहाँ पर हमने लिखना है। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं और चारों में से आपने केवल किसी एक विषय पर, और बहुत ज्यादा नहीं, देखिए कई बार बच्चे 10, 20, 10, 15 पेज भर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने सीखनी है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी आपने सीखना है कि आपने कितने समय में कितना लिखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर है, काफी लेंथी होता है, केवल लिखने का काम यहाँ पर होता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करके चले, और केवल आपको यहाँ पर दिया है लगभग 200 शब्दों में। ठीक है, 200 से 220 हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप। ठीक है, उसके बाद दिया गया है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, और उसके बाद है विज्ञान की उपलब्धियां। ठीक है, चारों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है अगर आप करेंगे तो, आसानी से। अगर आपको, लेकिन हमें चारों नहीं करने होते हैं, हमें चारों में से एक करना है, तो आपको लगता है जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि आप जरूरी पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा जरूरी तो आपके चारों पॉइंट्स ही है, लेकिन अगर आप इन चारों में से सबसे पहले शिक्षित बेरोजगारी, इस पर अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल सकता है यहाँ पर लिखने के लिए। और अगर आप लिख सकते हैं उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं, तो क्योंकि आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कैसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, कैसी यहाँ पर आपका पर्यावरण वातावरण कैसा है, और किस तरह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, कि जैसे आपका सबसे मेन यहाँ पर जैसे हरिद्वार है, या आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम यहाँ पर जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, और उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप जो जो चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं पर भी बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण, जैसे विज्ञान की उपलब्धियां, तो ये तो आप अपने जीवन में देख ही रहे हैं, आए दिन जो है विज्ञान नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, नई नई चीजें कर रहा है। और अभी आपने लास्ट जो देखा कि किस तरह से अब हमने सूर्य पर भी एक जो है यहाँ से, जिस तरह से हमने चंद्रमा में, आपने देखा कि किस तरह से हमने चंद्रयान-2 भेजा था, और उसी तरह से हमने सूर्य के लिए भी कुछ चीजें यहाँ से भेजी हैं। तो बहुत सारी चीजें, हमारी विज्ञान जो है काफी हद तक आगे बढ़ गया है, और हर क्षेत्र में। अब देखिए विज्ञान के लिए आपको और एक चीज यहाँ पर मिल जाती है कि विज्ञान आपका हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका कोई भी, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से हो, तो इस पर भी आप काफी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कहा राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, तो हमारे राष्ट्र निर्माण में जो हमारी युवा शक्ति है उसका योगदान कैसे हो सकता है, जो फर्स्ट टॉपिक है। तो चारों ही टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे प्रस्तावना, फिर आपको जिस जिस तरह की जो जो आप हेडिंग लिखना चाहते हैं, जैसे हमने कहा शिक्षित बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी में पहले आप लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे देश में जो शिक्षित लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, उसके बाद बेरोजगारी के कारण क्या है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये चारों के चारों टॉपिक इंटरेस्टिंग है, और आप इन पर काफी अच्छा निबंध, 200 से ज्यादा शब्दों में भी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपका एक निबंध जो है वो 10 नंबर का है। अब आप सोचिए जितनी सुंदर आप इसमें हेडिंग्स रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने फालतू एक्स्ट्रा नहीं भरने हैं पेजेस, आप अच्छी अच्छी हेडिंग लिखिए, प्रस्तावना लिखिए, फिर बीच में जो जो चीजें जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप हेडिंग्स डालिए, सब हेडिंग्स डालिए, और कुछ चीजें आप पॉइंट वाइज लिखिए,
ठीक है, ताकि आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आप चेक कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े कि आपने क्या अच्छे पॉइंट लिखे हैं, ताकि वो आपको तुरंत इस पर नंबर दे। ठीक है, उसके बाद आप फिर लास्ट में उपसंहार लिखे, यानी कि क्या कुछ चीजें आपने इसमें निचोड़ क्या है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न 3 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और प्रश्न 3 जो आपका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ, संक्षिप्त में उत्तर दें। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर पेजेस भरने नहीं है, क्योंकि ये आपका केवल 1 नंबर का प्रश्न है और आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि एक अच्छे समाचार पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब इसके लिए आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने 2 पेज 4 पेज नहीं भरने हैं, आपने केवल 1 पेज या आधे पेज में इसका उत्तर देना है कि अच्छे समाचार में कौन से गुण होने चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपका जो आप लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आप पूरे के पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप जैसे कहेंगे कि एक अच्छा समाचार पत्र जो है, उसमें उसकी भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई लिखी हुई होनी चाहिए, और लिखते वक्त संपादक अपनी निजी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीजें ना लिखे, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं ये सार्वजनिक है, इसको सब पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल एक तरह से भावनाओं के अनुसार खबर को छाप रहा है। और देखिए, जो सत्य है, कोई भी सत्य विचार जो है, उनको वहां पर लिखना है कि आपको क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर चीजें लिखनी है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज चीजें लिखनी है, जिससे कि आपकी जो बात है वो एक अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप 4 से 5 या 6 पॉइंट्स भी आप लिखते हैं, तो आपको पूरा का पूरा 1 नंबर जो है यहाँ पर मिल जाता है, और आपकी बात भी जो है अच्छे से स्पष्ट हो जाती है, यानी कि आपको यहाँ पर और बहुत सारी चीजें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी भी न्यूज़पेपर के लिए आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक न्यूज़पेपर के बारे में आप लिख रहे हैं, सभी समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हमने अगला प्रश्न है वो भी आपका सेम है। तो जैसे हमने यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, फीचर किसे कहते हैं। तो फीचर लेखन जो होता है एक अच्छी पत्रकारिता है। फीचर क्या है, एक अच्छी पत्रकारिता है, यानी कि जिस तरह से आप किसी भी कोई भी पत्रिका या छापते हैं, तो इस तरह से ये एक अच्छी पत्रकारिता है जिसको फीचर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज जो भी चीज आप लिख रहे हैं, ठीक है, फीचर में क्या होता है, जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो आकर्षक रूप से लिखी हो और विषय निर्धारित हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, एक पत्रकारिता होती है ना कि जो पत्रकारिता कर रही है, रिपोर्टिंग की जा रही है, ठीक है, और उचित विषय पर आधारित हो, तथ्यों को प्रस्तुत करे, शैली में शालीनता हो, और ये जो पत्र या पत्रिका जो है, ये अपने एक जो मेन इसकी पहचान है वो उसको बनाए रखे। तो ये आप यहाँ पर केवल और केवल इतनी बात आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ये मैं आपको लिखकर भी दे दूंगी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद क्लास में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो फीचर किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, समाचार पत्र के क्या गुण होने चाहिए, ये प्रॉपर मैं आपको आंसर यहाँ पर दूंगी, आंसर के तौर पर मैं यहाँ पर एक आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से केवल 1 नंबर के हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है और ना ही बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना है, जरूरी पॉइंट जरूर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का है, तो अगर आप जरूरी पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट ऑप्शन को आपने तुरंत लिख देना है। अब देखिए क्या बताया, निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, प्रिंट माध्यम। प्रिंट का अर्थ होता है छापना। ठीक है, तो रेडियो ना छापा जाता, ना फिल्म कोई छापी जाती, छापी केवल पत्रिका जाती है। ठीक है, तो जनसंचार, अब इसके लिए आपको जनसंचार पता होना चाहिए। ठीक है, जनसंचार किसे कहते हैं, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12 में।
ठीक है, तो जनसंचार के माध्यम बताइए। जनसंचार यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, लोगों तक अपनी कोई भी बात पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। तो जनसंचार के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें न्यूज़पेपर तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन रेडियो और फिल्म दिया गया है जिससे हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिले। तो रेडियो कैसा है, केवल आपका श्रव्य माध्यम है जहां पर आपको सुनाई देता है। रेडियो आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, ये रेडियो का आकाशवाणी केंद्र देहरादून है, इस तरह से आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से केवल आपको सुनाई देता है। फिल्म में क्या होता है, आपको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, जो भी बातें आपको बताई जाती है और वहां पर बोला भी जाता है। ठीक है, बोलकर भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, और पत्रिका, पत्रिका केवल आपका एक प्रिंट माध्यम है, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर 1 नंबर देगा तुरंत ही। और अगला देखिए, टेलीविजन निम्न में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। अब देखिए यहाँ पर और भी ज्यादा सरल आपको प्रश्न दे दिया कि टेलीविजन आपके जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो प्रिंट माध्यम की बात करें तो प्रिंट माध्यम के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि समाचार पत्र हो सकते हैं। ठीक है, और या आपकी पत्रिकाएं हो सकती है। ठीक है, कोई भी पत्रिका, ये तो आपका प्रिंट माध्यम हो गया। ऑडियो माध्यम के लिए अगर हम कहें तो रेडियो हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा ऑडियो और वीडियो। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो के लिए जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा टेलीविजन। अगर आप न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो केवल आप उसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आप रेडियो से कोई समाचार सुन रहे हैं तो उसमें आप केवल सुनेंगे। लेकिन टीवी, टेलीविजन जो है वो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें दिखाता है, यानी कि आपको आवाज भी आती है, आप सुनते भी है और आंखों से दृश्य भी देखते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है आपका थर्ड, यानी कि 1 नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए समाचार पत्र में संपादक के विचारों को कहा जाता है। समाचार पत्र में संपादक के विचारों को कहा जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर का बीच वाला पन्ना होता है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर के बीच वाला पन्ना होता है जो हमेशा से ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, वो कभी भी कलर्ड नहीं होता, वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता है और उसमें ऊपर लिखा जाता है संपादकीय, यानी कि संपादक की कलम से। ठीक है, तो संपादक के जो विचार होते हैं उसको संपादकीय कहा जाता है, ना ही फीचर कहा जाता है, ना ही रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 1 नंबर में बहुत ही आसान से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपको दिए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आसानी से लगभग जो 5 नंबर हैं वो आप बिल्कुल आसानी से बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप ये 5 नंबर हासिल कर सकते हैं, जो आपके 3 यहाँ पर हैं। और हर बार ये प्रश्न यहाँ पर बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे कई, जैसे यहाँ पर फीचर किसे कहते हैं ये लिखा हुआ आया है, तो कहीं कभी यहाँ पर आपका आएगा कि जनसंचार किसे कहा जाता है। ठीक है, कभी यहाँ पर आएगा कि एक अच्छे फीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके ऊपर नीचे इस तरह से बदल जाते हैं। और इसीलिए मैं ये सारे के सारे टॉपिक, समाचार पत्र, फीचर, जनसंचार माध्यम, ये आपको पूरा एक टॉपिक के तौर पर नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा देखिए टॉपिक है, प्रश्न है, वो है हमारा आलेख लेखन। अब देखिए ये भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। और बिल्कुल कई बार बच्चे जो है इसमें सोचने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, इसमें आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा मद्यपान एक सामाजिक कलंक। ठीक है, मद्यपान एक सामाजिक कलंक, इन दोनों पर आपने, इन दोनों में से एक पर, क्योंकि अथवा आपको दिया गया है तो यहाँ पर इन दोनों में से एक पर आपने लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखना है। ठीक है, अब देखिए आलेख क्या होता है, ये आलेख कभी तो एक गंभीर और कभी एक व्यंग्यपूर्ण रचना हो सकती है। यानी कि आपने एक टॉपिक पर जो आलेख होता है इसको आप कह सकते हैं कि निबंध का एक छोटा रूप। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि गुमराह करने वाली, यानी कि क्लियर शब्दों में स्पष्ट तरीके से आपको बताना होता है कि किस तरह से जो विचारों का भावपूर्ण, यानी कि विचारों के साथ साथ यहाँ पर भाव भी होते हैं, यानी कि विचारों का भावपूर्ण लेख ये होता है। तो बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर दो टॉपिक, समाचार पत्र, लोकतंत्र का प्रहरी और एक मद्यपान एक सामाजिक कलंक, तो दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी, जिसमें आप बता सकते हैं कि किस तरह से समाचार पत्र जो है हमारे लोकतंत्र का प्रहरी है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे हमारे संपूर्ण समाज में, हमारा जो पूरा का पूरा समाज होता है वो क्या करता है, रोज आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ता है और नई नई इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, जानकारियां उसको प्राप्त होती हैं और उसके हिसाब से वो क्या करता है, उन चीजों पर रिएक्ट करता है, उन चीजों को एक तरह से, यदि वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के हित में है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर देता है, तो ऐसी चीजें यदि जो हमारे देश के हित में है उनको क्या करता है, आगे लेकर जाता है, और जो हमारे देश के हित में नहीं है उनको छोड़ता है। और कहां पर क्या चीजें हो रही हैं, कहां पर किस तरह की चीजें, आपने देखा होगा कि आए दिन हमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें जो है समाचार पत्रों से मिलती है, यानी कि कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर डकैती हो गई, कहीं पर एक तरह से किसी भी जानवर का आक्रमण हो गया, या कहीं पर चंद्र, जो आपने देखा कि जो भी विज्ञान ने जो तरक्की की है, या जो भी कृषि से संबंधित हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको नई नई इंफॉर्मेशन रोज आपने देखा होगा, आपका जो पूरा एक पेज होता है वो व्यवसाय से, बिजनेस जो न्यूज होती है वो वहां पर दी जाती है, ठीक है, कि किस तरह से आपके सेंसेक्स में उछाल आ रहा है और किस तरह से उनमें कमी आ रही है, कैसे आपका आय और व्यय कैसा चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर डेली के डेली देता है। तो एक तरह से हमारा जो पूरा लोकतंत्र है, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से जो बीमारियां हैं बढ़ रही हैं, कब हो रही है, क्या कुछ नई इंफॉर्मेशन है किस चीज के बारे में, तो एक आप देखेंगे, अगर आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अगर एक दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पूरे लोकतंत्र को इस न्यूज़पेपर ने जो है संभाला हुआ है, और इसीलिए इसको उसका प्रहरी कहा गया है, यानी कि आए दिन जो है नई चीजें आती हैं और नई चीजें लोगों को पता चलती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आप किस तरह से क्या क्या चीजें दी गेम्स, खेलों के बारे में दिया जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरह से दी जाती है और कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए अगला, मद्यपान एक सामाजिक कलंक, इससे क्या नुकसान है, क्या इसके कारण है, ये सारी चीजें लिखने के बावजूद कि किस तरह से ये एक सामाजिक कलंक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से लोग इस नशे की लत में जा रहे हैं, क्या नुकसान है इसके, क्या कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, और कैसे इसको बढ़ावा मिला, या कैसे क्या भी जो भी चीजें हो वो आप ये इसमें लिख सकते हैं। तो 150 शब्दों में ये यहाँ पर दिया गया है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, कुछ उदाहरण इसके भी हम यहाँ पर लेंगे, और इस तरह से हमने 4 प्रश्नों को यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हमारा काव्य खंड। तो हमारे काव्य खंड को हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से। तो जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले मैं आपको जो हमारे व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक थे इनका पूरी एक आंसर शीट यहाँ पर दूंगी, यानी कि खुद से बनाकर इस तरह से आपने लिखना है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि कैसे आपने एक आलेख लिखना है, कैसे आपने फीचर के बारे में बताना है, कैसे आपने जनसंचार माध्यमों को समझाना है, कैसे आपने आलेख के बारे में बताना है, और कैसे आपने यहाँ पर बाकी चीजें डिस्कस करनी है जो कि आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। उसके बाद हम आपके इस यानी कि काव्य खंड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी आपको अपने किसी भी चैप्टर से डाउट हो तो वो भी आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपने पढ़ाई अब अपनी शुरू कर दी होगी। तो जहां पर भी आपको लगता है हिंदी में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो उसे जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।